तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर तो आज आगे फर्दर है हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन एंड लॉरेंट फोर्स। तो मैक्सवेल इक्वेशन 4 फंडामेंटल इक्वेशंस को कहा जाता है और मैक्सवेल सर ने कहा कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट हैं उन सबको आप इन 4 फंडामेंटल इक्वेशंस के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। हालांकि इनमें से कोई भी इक्वेशन खुद मैक्सवेल सर ने डिस्कवर नहीं की थी, ऐसा उन्होंने अपने बुक में भी लिखा हुआ है। सो ही वर्कड ऑन देम, इन्होंने उन पे काम किया था और कहा था कि कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दीज 4 फंडामेंटल इक्वेशंस एंड दीज 4 फंडामेंटल इक्वेशन आर पॉपुलरली नेम्ड एज मैक्सवेल इक्वेशंस। उनके नाम पे ये मैक्सवेल इक्वेशंस को हम इकट्ठे करके स्टडी करते हैं, ठीक है। और लेटर ऑन लॉरेंट फोर्स के कंसेप्ट को ऐड किया गया जिसकी मदद से हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझ पाए। तो अब हम स्टडी करते हैं 4 फंडामेंटल इक्वेशंस को। तो फर्स्ट इक्वेशन है उत्तर गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगेन आपको पता है गॉस सर ने ही डिस्कवर की थी। उन्होंने क्या कहा था, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। ठीक है जी। तो इसका फॉर्मूला था E डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है मैक्सवेल की जो कि गॉस सर ने दी थी। और E डॉट ds का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, phi इज आल्सो इक्वल टू E डॉट ds। तो यानी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर आप एक चार्ज रखते हो और इस चार्ज को आप 3D सरफेस में रख दो। गॉसियन सरफेस कैसा होता है, क्लोज्ड 3D सरफेस में रख दो, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। इससे क्या इंपॉर्टेंस है, पहली बात कि फ्री चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है, सिंगल चार्ज कैन एग्जिस्ट। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंस और इंपॉर्टेंट टर्म to study about the Gauss law of electromagnetism that electric field of lines do not form a closed continuous path। यानी कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रही है, पॉजिटिव चार्जेस को हमने लिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो आउटवर्ड निकल रही हैं लेकिन वापस नहीं आ रही, यानी कि वो क्लोज कॉन्टिन्यूअस पाथ नहीं बनाती। आपने देखा भी था अगर इवन आप डाइपोल्स भी रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड होती है लेकिन वो क्लोज पाथ नहीं बनाती, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। So this is the first importance for a Gauss law of electromagnetism. So second है पुत्र Gauss law of magnetism। फर्स्ट जो लॉ था या फर्स्ट इक्वेशन थी उसके अंदर मैं Gauss law of electromagnetism लिखा वो है Gauss law of electrostatics। अब सेकंड Gauss law of magnetism। तो Gauss law of magnetism क्या है, that magnetic flux through any closed surface, magnetic flux through any closed surface is always zero। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है B डॉट ds, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे फॉर अ क्लोज सरफेस दैट शुड इक्वल टू 0। इसका कहने का मतलब क्या है, पहले मतलब समझिए कि लेट सपोज आप एक मैग्नेट लेते हो जिसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहाँ पे आप स्टडी करते हो कोई एक आप क्लोज सरफेस ड्रॉ करते हो और क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस होगा और गॉसियन सरफेस 3D में होता है, ठीक है, इमेजिनरी 3D सरफेस होता है। और यहां से इसका मतलब अगर हम ये माने कि इस सरफेस से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जितनी निकल रही हैं डेफिनेटली साउथ पोल में उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आ भी रही हैं। तो अगर हम आउटवर्ड को यानी कि निकलने को पॉजिटिव लें और कमिंग वाले को नेगेटिव लेंगे तो डेफिनेटली जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस सरफेस से निकली उतनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस आ गई, यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस 0। ठीक है। अब एक और बात आती है, अगर बाय द वे मैं मैग्नेट को आउटसाइड रख दूं सपोज सरफेस के, ये रहा मेरा सरफेस, ठीक है जी, और ये सरफेस कैसा है 3D में स्फेरिकल सरफेस हुआ। अब मैं यहाँ पे सपोज नॉर्थ पोल और साउथ पोल रखता हूँ तो आप कहोगे सर इसके अंदर तो आप कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान देखें यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी, सपोज ये निकली, लेट सपोज मैंने ये ड्रॉ किया, तो आप देखिए 3 मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस अंदर गई हैं और 3 ही मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस सरफेस से बाहर निकल गई, यानी कि अगेन वी कैन से द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 0। तो यहां से क्या पता लगा, यहां से पता लगा कि नंबर 1 मोनोपोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नेवर एग्जिस्ट, सिंगल पोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते, अकेला नॉर्थ पोल अकेला साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। सेकंड
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऑलवेज फॉर्म क्लोज कॉन्टिन्यूअस लूप्स और क्लोज्ड पाथ, ऑलवेज। तो चाहे मैग्नेट बीच में हो चाहे मैग्नेट आउटसाइड हो, तो क्लोज सरफेस के थ्रू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहेगा, 0। तो थर्ड है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो अभी अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़ के हैं EMI में। वो क्या कहते थे, दैट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया, और बेटर टू से मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस एन EMF, और इन अदर वर्ड्स चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस कंसेप्ट की वजह से ही मैक्सवेल सर ने आंसर दिया था दैट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे उन्होंने एम्पियर लॉ को फेल किया था, ये कह लीजिए मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो अभी हम बहुत बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये देखिए। सो EMF इंड्यूस्ड, याद कीजिए फॉर्मूला इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है उत्तर इस बार, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई भी लिख लो इसको। अब EMF को मैं लिख सकता हूँ E डॉट डी एल, क्यों सर, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है dV बाई डी एल, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो dV इज इक्वल टू E डॉट डी एल, तो ये EMF क्या है, ये भी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पोटेंशियल डिफरेंस जो इंड्यूस हुआ है, कैन आई रीराइट इट आल्सो dV इज इक्वल टू E डॉट डी एल। सर dV का इंटीग्रेट कर दो तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट मींस इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है उत्तर, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहां से क्या शो हो रहा है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूसेस EMF, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो इंड्यूसेस, तब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इक्वेशन, दैट दिस गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो फोर्थ, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, और विच कैन आल्सो नेम्ड एज मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर मैक्सवेल लॉ में क्या आया था, दैट चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आल्सो इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपको रिलेशन बताया था उन्होंने चेंज करके, दैट B डॉट डी एल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस ओवर अ क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम ऑफ द कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, यानी कि टोटल करंट को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट विल गिव यू द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, कंडक्शन करंट को I से डिनोट किया, और डिस्प्लेसमेंट करंट को हमने फॉर्मूला दिया था एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई E by dt. So this is your displacement current, epsilon naught into d phi E. That is rate of change of electric flux will produce displacement current, and this displacement current basically produces electric magnetic field in between the region where no charge moves. Actually ये क्या था, याद आया सारा फॉर्मूला। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है, इट बेसिकली गिव अस रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट, इट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो लास्ट इक्वेशन जो न्यू ऐड करी, दैट इज लॉरेंट फोर्स, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस होंगी, और इन चारों पांचों इक्वेशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के टर्म्स में स्टडी करने के लिए, है ना, हमें अब कुछ बेसिक समझना है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या है, कैसे वो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो इसके लिए 3 पॉइंट देखें। फर्स्ट, चार्जेस एट रेस्ट। सेकंड, चार्जेस इन द मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थर्ड, चार्ज इन द मोशन हैविंग एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मूविंग विद द वेरिएबल वेलोसिटी। अब आप सब बताइए कि इन 3 केसेस के अंदर क्या क्या प्रोड्यूस होगा और कैसे प्रोड्यूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, मैग्नेटिक होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो दोनों होंगी या नहीं होंगी तो कैसे नहीं होगी। तो पुत्र पहला केस, चार्ज अगर रेस्ट पे है, तो चार्ज चाहे रेस्ट पे है चाहे मोशन में है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा। सपोज ये चार्ज पड़ा है पुत्र प्लस Q, तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस तभी पॉसिबल है अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है। नेगेटिव चार्ज है वहां पे अवेलेबल, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्स होती है ना, तो ये तभी पॉसिबल है अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल होगी। एक सिंपल सी बात, चार्ज अगर अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। नेक्स्ट, चार्ज इन द मोशन मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ अगर चार्ज है पुत्र तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। सपोज ये चार्ज पार्टिकल पड़ा है और ये चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, तो भैया चार्ज पार्टिकल अगर है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। और अगर चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो वहां पे करंट भी होगा I, और अगर करंट है
तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। लेकिन कुछ बुक्स के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा हो तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड 0 बताते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं फॉर अ सिंगल चार्ज, फॉर अ फ्री चार्ज। अगर चार्ज फ्री है तब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है इन अ सर्किट, सपोज यहां से आपने एक सर्किट लिया पुत्र और ये ले लिया, ठीक है जी। अब यहां से जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे इधर को और पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट ट्रेवल करेगा ऊपर को, ठीक है जी। लेकिन अगर आप इसके अराउंड एक सरफेस ड्रॉ करें, गॉसियन सरफेस 3D में, तो नेट चार्ज कितना होगा? जितना ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतना ही सरफेस में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आपको पता है ये जो सोर्स है यानी कि जो आपका बैटरी है ये खुद इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये सर्किट के अंदर के ही इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एनर्जी देता है। यानी कि ओवरऑल करंट, ओवरऑल चार्ज 0। अगर चार्ज इनसाइड 0, अगर Q इनसाइड 0 होगा तो डेफिनेटली फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगी। अभी आपने स्टडी की है, ठीक है जी। तो यानी कि अगर आप बात करते हैं फ्री चार्ज के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप बात करते हैं चार्ज ट्रेवलिंग इन अ क्लोज सर्किट और फिर उस पूरे को एक सरफेस में रखते हो, एक सर्किट को पूरे एक सरफेस में रखते हो, तब उस सरफेस के थ्रू Q इनसाइड 0 और मैग्नेटिक फील्ड भी 0। अब आप बात करते हैं चार्ज इन अ मोशन हैविंग एक्सेलरेशन। इट मींस व्हेन अ चार्ज मूविंग विद अ वेरिएबल वेलोसिटी। अगर चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा तब वो प्रोड्यूस करता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो याद करें, अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तब क्या प्रोड्यूस होगी पुत्र? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया था आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिसके अलोंग टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होती है, ऐसे, ठीक है। यानी कि वी कैन से द एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास पहुंच चुके हैं। तो अब उत्तर जो कुछ पढ़ा है उनके मेन पॉइंट। सबसे पहले एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल यानी कि एक ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल जो है दैट कैन बी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो सोर्स होगा, ओरिजिन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। जितनी भी रेडिएशंस हैं दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन and electromagnetic waves travel with the same speed, that is speed of light 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है पुत्र कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो प्रोड्यूस कर रहा है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड दीज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर as well as perpendicular to the propagating wave. Hence we can say electromagnetic waves are transverse in nature. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इसको आप शॉर्ट में समझ सकते हो। लेट्स सपोज देखिए, आपने सबसे पहले एक क्लोज लूप लिया और इस क्लोज लूप के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को इनवर्ड पास करवाया। तो जब आपने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को चेंज किया, सपोज चेंज किया यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज किया, तब इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस हुआ था, ठीक है। और करंट की आपको डायरेक्शन याद होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है जो आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा लेंज लॉ के हिसाब से वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब करंट कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए, करंट आई। अगर करंट इधर को है तो इलेक्ट्रॉन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल होना चाहिए बता। अगर इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल होगा तो इलेक्ट्रॉन किसके इन्फ्लुएंस में मूव करता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह होगी पुत्र, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। बताया था आपको। अगर आप ध्यान से देखें, रेड पेन आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ब्लैक पेन जो है वो अलग अलग पॉइंट पे, पहले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, यहाँ पे दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री, अगर आप यहाँ देखेंगे 90 डिग्री, अगर आप यहाँ देखेंगे अगेन 90 डिग्री। सो यू कैन सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस किया दैट इज परपेंडिकुलर टू
ईच अदर। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को वो भी परपेंडिकुलर होगा और वो टाइम वेरिंग होगा। इट मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। उसको भी अगर आप समझना चाहते हो शॉर्ट में तो याद कीजिए, आपको ये दिखाया था पुत्र, है ना, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसको कनेक्ट किया था आपने सर्किट में और यहां से करंट आई गया था। अगर यहां करंट आई है तो डेफिनेटली यहां पे प्रोड्यूस होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कहां को होगी, सपोज यहां पे ऐसे करंट जा रहा है इधर को, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स और यहां से इनवर्ड्स ऐसे, ठीक है जी। उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी इंड्यूस हुई थी बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट जो सपोज किया था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ब्लैक पेन को मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सपोज वो यहाँ से आउटवर्ड है और नीचे इनवर्ड है, यहाँ क्लियर हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी वो ऐसे थी, याद कीजिए, यहाँ पे हमने सपोज किया था कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो सर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को और मैग्नेटिक फील्ड इधर को, अगेन दोनों में एंगल कितना है 90। So this shows that varying electric field and magnetic field which are produced because of the variation of field vice versa, they are perpendicular to each other। यानी कि जो varying electric field magnetic field induce कर रही है या जो varying magnetic field electric field induce कर रही है, both are perpendicular to each other, और वो दोनों एक दूसरे के perpendicular होंगी, टाइम वेरिंग होंगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के भी वो perpendicular होंगी। Hence we can say electromagnetic waves are ट्रांसवर्स इन नेचर। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में कौन सी फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही है, वो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड।